Hello children, welcome to the world of virtual learning by अजमानी इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी लैंग्वेज में विराम चिन्ह। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं, उसमें दो पर्सन बने हुए हैं। उनमें से एक पर्सन ने अपना हाथ ऊपर किया हुआ है और दूसरे ने अपना हाथ लेफ़्ट साइड में किया हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये पर्सन कौन लग रहे हैं? मैम, ट्रैफिक पुलिस। यस, ये लोग ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। तो इन्हीं के पिक्चर्स के पास कुछ लिखा हुआ है। चलिए उसको रीड करते हैं। सबसे पहले जिसने ऊपर हाथ किया हुआ है उसके पास वाला लिखा हुआ हम लोग पढ़ेंगे। रुको, रुको के बाद लगा है कॉमा और फिर लिखा हुआ है मत जाओ। इसका अर्थ हुआ कि रुक जाओ, अभी मत जाओ। उसी तरह से दूसरी पिक्चर्स में जो लिखा हुआ है उसमें रुको मत, मत के बाद कॉमा लगा है, उसके बाद लिखा है जाओ। तो इसका अर्थ हुआ रुको मत और आगे बढ़ जाओ, चले जाओ। दिए गए चित्रों के सामने लिखे दोनों वाक्य देखने में लगभग एक से हैं, किंतु दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग हैं। पहले वाक्य का अर्थ है रुक जाओ, जबकि दूसरे का अर्थ है रुको नहीं, चले जाओ। यह परिवर्तन केवल विराम चिन्ह के कारण ही हुआ है। जिन स्थानों पर थोड़ा रुकना होता है वहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? मैम, जहाँ पर रुकना होता है। यस बच्चों, अब हम लोग हिंदी भाषा के कुछ विराम और उनके चिन्हों को पढ़ेंगे। नंबर 1 पूर्ण विराम, नंबर 2 अल्प विराम, नंबर 3 प्रश्नसूचक चिन्ह, नंबर 4 विस्मय सूचक चिन्ह, नंबर 5 योजक, नंबर 6 निर्देशक, नंबर 7 कोष्ठक, नंबर 8 अवतरण। नंबर 1 पूर्ण विराम। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो जब वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, हमने पत्र नहीं लिखा था। इन वाक्यों के बाद में हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। नंबर 2 अल्प विराम। वाक्यों में थोड़ा रुकने की जगह अल्प विराम का प्रयोग होता है। कहने का मतलब यह है कि वाक्य में हम जहाँ भी थोड़ी सी देर के लिए रुकते हैं वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा। जैसे पढ़ो मत कॉमा खेलो पूर्ण विराम, अर्थात पढ़ाई बंद करो और खेलने जाओ। उसी तरह से राम कॉमा सीता और लक्ष्मण बन गए। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर राम और सीता के बीच में कॉमा लगाया गया है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों के अगर नाम एक साथ लेते हैं तब उनके बीच में कॉमा लगाते हैं, फिर चाहे वो फल के नाम हो, जानवरों के नाम हो या किसी के भी नाम हो। नंबर 3 प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम की जगह प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। कहने का मतलब यह है जहाँ पर भी प्रश्न किया जाए या लिखा जाए या पूछा जाए तो हम उस प्रश्न के बाद प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और जब हम उसका आंसर लिखते हैं तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या तुम बाज़ार गए थे? राधा कहाँ रहती है? तो इन दोनों उदाहरण में प्रश्न किया गया है, इसलिए इन प्रश्नों के बाद प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं। नंबर 4 योजक। शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइफन। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर शब्द
एक दूसरे के विपरीत हों, इस तरह से भी हम लोग पहचान कर सकते हैं। जैसे सुख दुख, तो सुख और दुख के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से माता पिता, तो माता पिता के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। राजा रानी, देश विदेश, तो इसके बीच में भी हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। नंबर 5, विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग होता है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर हम विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द लिख लेते हैं, तभी इन शब्दों के बाद ही हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह, अरे, शाबाश, बाप रे, तो इन्हीं सब शब्दों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से और भी शब्द होते हैं जिन शब्दों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6, निर्देशक चिन्ह। वाक्य में बात को स्पष्ट करने में इसका प्रयोग होता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम अपनी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं तो उस बात को स्पष्ट करने के लिए हमें निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मोहन ने अपने मित्रों, अब यहाँ पर मोहन ने कौन कौन से मित्रों से और क्या क्या कहना चाहा, इस बात को स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह लगाया। राकेश आकाश अविनाश से रुपए मांगे थे। नंबर 7, कोष्ठक, जिसको हम इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है, कहीं पर जब कोई कठिन शब्द आ जाता है तो उसको सरल भाषा में लिखने के लिए हम ब्रैकेट में उसी शब्द को दूसरी तरह से लिखते हैं। जैसे हिमालय पर्वत उत्तर में प्रहरी ब्रैकेट पहरेदार की भांति खड़ा है। तो यहाँ पर हमें प्रहरी का अर्थ अगर नहीं मालूम है तो उसको समझाने के लिए ब्रैकेट में पहरेदार का प्रयोग किया गया है। नंबर 8, अवतरण चिन्ह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखने में अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को वैसा ही लिखेंगे तो वहाँ पर अवतरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे नेहरू जी ने कहा, आराम हराम है। यहाँ पर नेहरू जी द्वारा कहे गए वाक्य को लिखा गया है, इसलिए वहाँ पर अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। श्याम ने कहा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। यहाँ पर श्याम द्वारा कहा गया है कि वह स्कूल नहीं जाएगा, तो उसके कहे गए वाक्य में अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे सार संक्षेप। सार संक्षेप के द्वारा मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग उसके आंसर बताइएगा। ओके? ओके मैम। तो बताइए बच्चों, वाक्य में रुकने के स्थान पर कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? मैम, विराम चिन्हों का। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, विराम चिन्हों के सही प्रयोग न करने से वाक्य का क्या बदल जाता है? मैम, वाक्य का अर्थ बदल जाता है। वाक्य के अंत में कौन से विराम का प्रयोग होता है? मैम, पूर्ण विराम का। वेरी गुड। अब नेक्स्ट, प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? प्रश्न सूचक चिन्ह। वेरी गुड। इसका मतलब आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।